अब मेरे पास आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट क्लास का। पहले तो रिवीजन बहुत जरूरी है कि मुझे नहीं पता आप लोग कितना और क्या करके आ पाए। तो पहले लास्ट क्लास के फॉर्मूलाज को आपके हाथ में लाते हैं जो कि आपके पास था। लास्ट क्लास में थोड़ी अटपटी चीज एक तो ये आई थी कि कहीं पर एंट्रोपी चेंज नॉन जीरो, या एक इक्वेशन मैंने इनइक्वालिटी की दी थी, वो था इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। कहां यूज होगा? टुडेज डीपीपी विल टेक केयर ऑफ इट। और एक इस पे तो आज भी क्वेश्चन होंगे और लास्ट क्लास में भी हुए। डेल्टा एस इज एप्लीकेबल ओनली इफ हीट इज इन्वॉल्व, रिवर्सिबल एंड ऑफ कोर्स आइसोथर्मल। टी नीचे लिखने का मतलब है एक ही टेम्परेचर है, एक ही टेम्परेचर लिखने का मतलब है ये कांस्टेंट है। तो ये तो मेरी लास्ट क्लास का था। अगर आज कुछ इसका डीपीपी सॉल्व करने में काम आना है तो ये स्लाइड में आपके सामने ओपन कर दूंगी। आपको अभी तक इसकी आदत नहीं पड़ी है, आज इसी सब की आदत डालनी है। थर्मो, तो ये मेरे पास था कंटेंट लास्ट क्लास में एक और। दिस इज, लेकिन ये फॉर्मूला मैं लास्ट क्लास में दे चुकी थी, राइट एवरीवन, ये फॉर्मूला मैं लास्ट क्लास में दे चुकी थी। तो अब आज आपने क्या करना है? सिर्फ डीपीपी 8 को सॉल्व करना है। सो अब आपको एंट्रोपी कैलकुलेशन में इतना कराया जा चुका था कि एंट्रोपी ऑफ एनी रिएक्शन इज जस्ट लाइक एंथैल्पी, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। लेट आने वाले बाकियों को डिस्टर्ब कतई नहीं करेंगे। ये मेरे पास था। अब अगर आप ये क्वेश्चन देखें, शायद सब्जेक्टिव में पहला ही क्वेश्चन है, ये भी मैंने एक स्कूल पेपर से पिक किया है। ये क्वेश्चन आपको एक रिएक्शन दे रखा है, सबका ध्यान यही, आपको एक रिएक्शन दे रखा है प्रॉपरली बैलेंस्ड, वो भी इस बैलेंस रिएक्शन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन में आगे किस तरह से लिखा है वो देखिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किलो जूल पर मोल दे रखी है, 25 डिग्री, 298 केल्विन कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। उसके बाद है आयरन की, ऑक्सीजन की, Fe2O3 सबकी एंथैल्पी, सॉरी एंट्रोपी स्टैंडर्ड कंडीशन में एंट्रोपी चेंज मेरे को दे रखा है, राइट। यहां पर एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं लिया मैंने स्टैंडर्ड एलिमेंटल फॉर्म में। क्यों नहीं लिया, क्या करना है? इसी पे थर्ड लॉ है जो आउट ऑफ द सिलेबस है, फिर भी आपको कराएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा लॉ है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्लोज ही थर्ड लॉ पे होता है, वरना आपके काफी क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाएंगे। तो उसकी स्टेटमेंट और उसका असली मतलब तो बताऊंगी, वरना आपको बीच में नहीं छोड़ सकते। तो ये क्वेश्चन में आपने क्या करना है? सिर्फ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स करना है। तो मेरे साथ करें और मुझे जवाब दें, मैं वेट कर रही हूं। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या है यहां पर? बाय चांस रिएक्शन है, क्योंकि पिछली क्लास में सिस्टम सराउंडिंग चल रहा था ना। तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन यानी कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालो, मैं वेट कर रही हूं। तीनों की दे रखी है, तो प्रोडक्ट में 2 में मल्टीप्लाई कर देना Fe2O3 के साथ। तो क्या होगा? तीनों का साइन बच्चों आई थिंक पॉजिटिव दे रखा है, सो डोंट चेंज द साइन, ठीक है। सो प्रोडक्ट इज Fe2O3 87.4, ट्वाइस ऑफ 87.4 माइनस रिएक्टेंट क्या है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 27.3। इसको कैलकुलेटर से करके देना बच्चों, कोई एक मिस्टेक कोई लेट इट बी। पॉइंट इज, आप इसको देख के कोई भी आपसे पूछे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, जिसने जवाब दिया वो गलती देगा। ये सिस्टम था, रिएक्शन इज सिस्टम। तो किसी ने मेरे को रिएक्शन का चाहे सही भी जवाब दिया, वो तुक्के से आया है। पहले सराउंडिंग की सोचो, सराउंडिंग का कैसे निकालोगे? अब यही, इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे, दैट इज व्हाई एनसीईआरटी इज वे अबव एवरी बुक। उसने एक रिएक्शन में आपको धो दिया, बेटा तू कंपटीशन छोड़, तो पहले ये समझ उसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का साइन क्या है? माइनस। मतलब क्या है? ये रिएक्शन दिख ही रहा है, कंबशन है, ये भी मुझे दिख रहा है। मतलब इतनी हीट इस रिएक्शन ने, इस सिस्टम ने कहां फेंकी? सराउंडिंग पे। तो सराउंडिंग को इतनी हीट क्या करनी पड़ी? एब्जॉर्ब। तो मुझे सराउंडिंग का डेल्टा एस जब निकालना है तो उसके डेल्टा एच में मैं माइनस साइन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये सिस्टम ने हीट माइनस में थी। माइनस मतलब सिस्टम ने रिलीज करी, तो सराउंडिंग ने क्या करी? एक्सेप्ट करी। तो यहां पर मेरे को 1648 लिखना होगा। और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग पढ़ के बताओ। टेम्परेचर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिएक्शन के आसपास जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, मतलब सराउंडिंग है आसपास, तो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है। तो मैं कर दूं 298, फिर निकालो इसकी वैल्यू, फिर आप करो टोटल।
टोटल का साइन प्लस आया या माइनस आया तब बताना ये स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस। करना कोशिश अभी तेज। पहले तो तुम डेल्टा एच किस में पुट किया तुमने? किलो जूल। जब तुम्हारे पास सराउंडिंग किलो जूल में आया और सिस्टम तुम्हारे पास किस में आया? सिस्टम में यूनिट्स जूल में। तो पहले तो दोनों को एक में लेकर आओ, जिसमें तुमने किया हमें वो चलेगा। जूल प्लस की माइनस, मैं तो उसी का वेट कर रही हूं, बाकी तो कैलकुलेटर कर लेगा। असली तो मेरे को प्लस और माइनस चाहिए। प्लस पॉजिटिव मैं वैसे ही देख के बता सकती हूँ। कंबशन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वैसे तो खैर सॉलिड में कंबशन, बट एनीवेज अभी नहीं बताऊंगी, आज की क्लास के एंड में आप खुद बता लोगे। आई नीड डेल्टा एस टोटल का साइन। और जो लोग आपस में बात कर रहे हैं मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डेल्टा एस टोटल की वैल्यू और साइन। और अगर ना सुना हो इतनी देर मैं क्या बोल रही थी, प्लीज चेक ऑन जूल्स यूनिट। जो आप यहां पे दे रहे हो वो आप किलो जूल में दे रहे हो, और ये जो शायद दिया है जूल पर केल्विन पर मोल में दिया है। एक अकेले क्वेश्चन में एनसीईआरटी ने आपको हर एंगल चारों खाने चिप किया है। जी सर। पॉजिटिव इट इज स्पॉन्टेनियस। जब तक आपका डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव में ना आए तब तक स्पॉन्टेनियस पे नहीं लपकोगे। सिस्टम और सराउंडिंग, और क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दी थी आपको, सिस्टम सोचो सराउंडिंग सोचो डेल्टा एस टोटल। क्या रिएक्शन टपाक से सॉल्व करके दे दोगे? वहीं आप गलती करोगे। तो नैरेटिव सेट हो गया कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। ये समझो ये क्या है जिसको बड़े दिनों से टाल रखा है, स्पेसिफिक हीट। समझो और नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और कराती हूँ। अभी तो क्वेश्चन ही करने हैं बस। स्पेसिफिक वर्ड मुझे बता देता है कि आई नीड टू बी हाईली स्पेसिफिक इन सम थिंग्स हेयर, एंड व्हाट इज दैट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड किसी भी चीज के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में। लेटेंट पे भी आऊंगी मैं फेज चेंज में, मुझे पता है वहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता, 100 डिग्री पानी 100 डिग्री भाप में बदलता है। तो लेटेंट को रख देना साइड में, अभी पहले बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। लेटेंट भी आएगा। स्पेसिफिक हीट इज न्यू टू यू। किसी भी चीज का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। तो अगली जो एक क्लास और मैंने लेनी ना सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद, जो एक दिन मैंने रखा है कि 4 अक्टूबर को मैंने यही बात करनी है स्पेसिफिक हीट, कि अगर मैं आयरन का एक डब्बा लाती हूं 200 ग्राम का, उसको मेरे को 5 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी हीट लगेगी? 1 डिग्री की हीट आपको दे रखी, इंटू 5 ही तो करना है। इफ वी नो द डेफिनेशन। ये मेरा वो क्लास है जो मैं सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद लूंगी, ओनली फॉर जेई नीट। बट आपके एनसीईआरटी में आपको स्पेसिफिक हीट कितना पता होना चाहिए वो बता रही हूं। Amount of heat required to increase temperature of 1 gram of any substance by 1 degree. Latent heat होता है 1 मोल। आपको ध्यान नहीं दिलवाया गया, आपकी गलती नहीं है, तो मैं टीचर्स से बात करके देख चुकी हूँ। लेटेंट हीट होता है जब 1 मोल के लिए बोल रहे हैं। किसके लिए भी बोल रहे हैं, कोई क्वेश्चन आएगा तब दिखाऊंगी। स्पेसिफिक हीट सबको पता चल गई क्या होती है अगर कहीं टर्म आए। सी इज इट सिंबल। तो एक तरह से तो हीट ही है। हीट का सिंबल हम इतने दिन से क्यों यूज कर रहे हैं, बट अगर वो स्पेसिफिक हो गया, 1 ही डिग्री के लिए बात हो गई, तो क्यू को मेरे को क्या करना पड़ेगा? सी। अच्छा क्यू 2 तरह का था, क्यूपी क्यूवी, तो सी भी आएगा, सीपी सीबी। ये सब आएगा उस एक लेक्चर में जो अभी होना रहता है। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए स्पेसिफिक हीट का मतलब ये था, सो दैट अब मैं लेटेंट हीट का मतलब बताऊं तो आप मिक्सअप ना करो। लेटेंट हीट में बस कंडीशन स्पेसिफिक बदल जाएंगी, बाकी कुछ नहीं। तो ये मेरे लिए स्पेसिफिक हीट है। अब किसी भी चीज के 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाना है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। 6 ग्राम का में कितना लगेगा आप बता पाओगे, 15 ग्राम में कितना लगेगा आप बता पाओगे, और इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। नोट हो गया सबके पास ही? ये स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बहुत कीमती है, ये दोबारा लिखवाऊंगी उस फ्रेश लेक्चर में। 60 जूल की जरूरत गिवन आउट, 60 जूल हीट इज गिवन आउट अगर मैंने 600 ग्राम वाटर को 30 डिग्री सराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर था, 60 जूल इज गिवन बाय 600 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान से सुनिएगा, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो किस सराउंडिंग में हीट फेंक रहा है? उस सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुझे इस वक्त यूनिवर्स की एंट्रोपी चाहिए। यूनिवर्स की एंट्रोपी का मतलब क्या है? पहले मेरे को सिस्टम की चाहिए, फिर मेरे को सराउंडिंग की चाहिए। जो भी एक आपको समझ आती है आप निकाल सकते हो,
निकालो। पहले तो फॉर्मूला पुट करो। मुझे लगता है मैं शायद सराउंडिंग की पहले निकाल लूं या सिस्टम की, जो भी, खैर। अगर अब आप सिस्टम की निकालना चाहें तो पहले तो आपको डेल्टा एच चाहिए। डेल्टा एच की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल पर मोल। यहां कितने ग्राम वाटर दे रखा है? 600 ग्राम वाटर ने इतने जूल करी। मेरे को 1 मोल वाटर के लिए अगर निकालनी हो तो निकाल के वो यूज करो। 600 के लिए इतनी, तो 1 मोल के लिए कितनी? 18 ग्राम के लिए कितनी? वो चाहिए मेरे को। 600 ग्राम वाटर पड़ा है एक बॉक्स में, राइट? इस 600 ग्राम वाटर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर जो सराउंडिंग है, इन क्वेश्चन को अगर आप डायग्रामेटिकली करेंगे कभी गलत नहीं होगा। बाहर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। साफ तौर पे लिखा है सराउंडिंग एट 25 डिग्री एंड वाटर एट 30 डिग्री। अब ये कह रहे हैं 60 जूल इज गिवन आउट। मतलब क्या हुआ? ये है मेरा सिस्टम और ये है मेरी सराउंडिंग। इसमें इस सिस्टम ने बाहर की तरफ हीट फेंकी और वो कितनी थी? 60 जूल। और आपसे पूछ लिया आप यूनिवर्स में इस प्रोसेस ने कितनी एंट्रोपी कंट्रीब्यूट करी, निकालो। तो पहले तो आप सोचोगे एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होती है, दिस। उसके बाद पहले तो सिस्टम की निकालनी होगी। फॉर्मूला मेरे पास है डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच क्या है उसकी यूनिट सोचे बिना आपने अगर 60 जूल पुट कर दिया, वी आर डेड हेयर, क्वेश्चन खत्म। डेल्टा एस का मतलब है पर मोल, डेल्टा एच का मतलब है पर मोल। मेरे को 60 जूल 600 ग्राम्स के लिए दे रखा था, तो 600 ग्राम्स वाटर के साथ अगर ये प्रोसेस हुआ, उसने 60 जूल रिलीज किया, मुझे पर मोल रिपोर्ट करना है। 1 मोल में कितने होते हैं? 18 ग्राम। तो कितने जूल्स? यहां आ गया, दिख ही रहा है क्या आया? 1.8। कैलकुलेशन इजी रखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत टफ है। तो यहां पर मेरे पास कितना आ गया पर मोल के लिए? एंथैल्पी 1.8। अगली लड़ाई आई, साइन क्या दूं? माइनस के प्लस। गिवन आउट है तो सिस्टम ने बाहर फेंका एक्सोथर्मिक माइनस। नीचे टेम्परेचर केल्विन में। ये मेरे पास सिस्टम की एंट्रोपी। फिर सराउंडिंग की क्या? जितनी इसने हीट फेंकी उतनी ही सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब करी, तो एनर्जी उसकी क्या हुई? प्लस 1.8। और नीचे टेम्परेचर क्या जाएगा सराउंडिंग का? 298। जब आप इसका एंट्रोपी चेंज भी निकाल लेंगे वैल्यू विद साइन, उन दोनों को ऐड करिए, यहां पुट करके टोटल निकालिए। क्लियर एवरीवन? कंप्रीहेंशन। वो 3 आते हैं ना एक साथ, ये वो एक साथ हैं। और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसको इत्मीनान से सुनो और समझो। क्वेश्चन इतना सा है बस, 1 kg आइस को 1 kg वेपर्स में कन्वर्ट करना है। और वो जो 1 kg आइस है, देखिए आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री भी हो सकता है, आपके फ्रीजर्स में होता है, इसीलिए कुछ एज्यूम मत करना आइस होगी तो 0 डिग्री होगा। पूछो आइस का टेम्परेचर बाई चांस मैंने दिया 273 केल्विन मींस 0 डिग्री। यानी इमेजिन करिए मैं एक बाउल लेके आई हूं जिसमें 1 kg आइस है जिसका टेम्परेचर है 273 केल्विन, और आपको भी काम दे दिया गया है इसको 1 kg वेपर्स में कन्वर्ट करने में क्या एंट्रोपी कंट्रीब्यूट होगी इस यूनिवर्स को या सिस्टम को। डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। मेरे से स्पॉन्टिनिटी नहीं पूछी, तो मेरे को अब अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बताऊं तो क्या है इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज बताइए, नॉट टोटल, नॉट स्पॉन्टिनिटी। जब मैं स्पॉन्टिनिटी पूछूं तब तुम पे प्रेशर है टोटल बताने का, वरना इस चेंज में आप एंट्रोपी चेंज बताओ कितना होगा ओवरऑल। पहले तो मुझे देखना होगा ये कितने टुकड़ों में बंटता है, ये होता कैसे है। तो इस क्वेश्चन को आप जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के लेंदी क्वेश्चन हो डायग्रामेटिकली करिए। कुछ और भी गिवन है, मैं वो सही टाइम पे बताऊंगी जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है। पहले मेरे बच्चे जरा क्वेश्चन समझ लें। मैंने एक बॉक्स लिया 1 kg आइस का, ये उसका टेम्परेचर। पहले तो सारे के सारे को मैं मेल्ट करूंगी। जब फेज चेंज हो रहा होता है ना, सारी हीट किस में यूज होती है? फेज चेंज में, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट यूज होती है उसको मैंने आज क्या शब्द दिया? स्पेसिफिक हीट। फेज चेंज करने में जो हीट यूज होती है उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। दोनों का फर्क अब आपको समझ आया होगा। तो यहां से यहां पहुंचने में
कोई स्पेसिफिक हीट शब्द नहीं ला सकती मैं। व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन मैंने लिखा है 1 डिग्री राइज, तो यहां टेम्परेचर सेम रहा होगा। ये कोई आपको सजा के नहीं देगा। ऑल्दो पिछले कई सालों में देखा है क्वेश्चन ही डायग्राम आता है, अगर जेई मेंस में आना है क्वेश्चन ये डायग्राम आता है और आपसे ये दोनों पूछे होते हैं। और एडवांस में हो तो डायग्राम नहीं बना के देंगे, खुद बनाओ। और स्कूल पेपर्स में तो खैर सब कुछ खुद ही करो। सो अब 1 kg वाटर में इस प्रोसेस की 1 एंट्रोपी चेंज होगी। उसके बाद उस 1 kg वाटर जो 0 डिग्री पे था उसको उबालना है मैंने। तो पहले तो मैं उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 पे लाऊंगी। अब जो हीट घुस रही है वो कौन घुस रही है? स्पेसिफिक। 1 डिग्री के लिए कितना यूज होता है मेरे को दे रखा है, 100 डिग्री के लिए कितना यूज होता है अभी हम निकालेंगे। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, अभी जल्दी मत करना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 kg वाटर बन गया किससे? 1 kg वाटर से। बट क्या चेंज हुआ? वो पानी जो 0 डिग्री पे था पहले मेरे को उस पानी को लेके आना है 100 डिग्री पे। जब वो उबलना शुरू होगा उसकी शर्त है पहले 100 डिग्री लाओ। 98 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर को आप बॉइलिंग नहीं कह सकते, वो इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेशन तो 40 डिग्री पे भी हो रहा है, कोई बात नहीं, गर्मियों में पानी सूख ही रहा है अर्थ से। सो इवेपोरेशन और बॉइलिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। तो जैसे ही मेरे पास वाटर पहुंच गया 100 डिग्री पे, 100 डिग्री के बाद फेस चेंज शुरू होता है। अब क्या होगा? वो सारा का सारा वाटर किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में या वेपर्स में। उसमें कौन सी हीट लगेगी? अब फिर से लेटेंट हीट, जो आप पहले से लेके आए हैं। तो यहाँ लेटेंट हीट, अब यहाँ इस पे थोड़ी तसल्ली करने दी है हमको किसी क्वेश्चन में। हमें 373 नहीं कहा, जान लेने को एक और स्टेप दे दिया 383। अब आपने जो स्टीम बनाई है ना उसको भी 10 डिग्री हाई टेम्परेचर दे दिया मैंने, इसमें फिर अलग। तो इसमें कौन सी यूज होगी? वही जो आज इंट्रोड्यूस हुई, जहां टेम्परेचर चेंज होता है 10 डिग्री ही सही, स्पेसिफिक हीट। तो आपके इसमें स्पेसिफिक हीट का ये रोल है एनसीईआरटी में, तो उसको मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू इन्वॉल्व कर दिया। यानी मेरे को इसमें चारों प्रोसेस के लिए वो वाली हीट चाहिए, 2 जगह स्पेसिफिक चाहिए, 2 जगह लेटेंट चाहिए। वो अब देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए आपको स्पेसिफिक हीट भी दे रखी है, लेटेंट हीट भी दे रखी है, आपको फर्क तो पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट है जिसमें पर ग्राम, यूनिट देख के ही पता चल जाएगा, नाम नहीं देंगे अगले, इतना सजा के नहीं देंगे जैसे हमने दिया। और ये क्या, कहीं लेटेंट वर्ड है? नहीं। यहां पर फ्यूजन और वेपोराइजेशन का सबस्क्रिप्ट है, मतलब ये फेज चेंज है। फेज चेंज है तो वहां पर अपने आप आपके लिए लेटेंट हीट का सामान तैयार हो गया। लेटेंट हीट की यूनिट देखिए, मैंने यहां भी पर केजी लिखा है क्योंकि मेरा मन किया पर केजी को, कभी कभार पर मोल भी दे सकते हैं। क्यों पर केजी दिया? जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया जिस कॉम्पिटिटिव बुक से, वहां पर हमारी मर्जी हमने पर केजी दिया है। यही होता है जेई एडवांस में कि एज्यूम करवा देंगे आपको बहुत से क्वेश्चन में हमने एज्यूम कराया। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टेस्ट दिया होगा तो हमने कहा था एक क्वेश्चन, अगर वहां पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, एज्यूम करो तो कौन सी क्या होगी। तो ये एजम्पशन है। तुम नहीं मेरे को कह सकते कि प्रिंटर एरर है आपने पर केजी दिया, हम कहेंगे बेवकूफों सही किया, ऊपर पर केजी चाहिए तुमको, तुम्हारा मोल का चक्कर बचाया है कि अब तुम उसको पर मोल करो और वो सब करो। तो हमने दिया ही पर केजी में है तो मांगा ही पर केजी में, इसीलिए 1 kg चल रहा है। तो खैर अब मैं इसके एक एक स्टेप पे आऊं। पहले बताइए क्वेश्चन समझ आ गया? अब मैं चारों की, कोई नोट मत करना जब तक मैं पूरा ना करा दूं, उसके बाद इत्मीनान से नोट करना। ये एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, कभी भी ऐसे डब्बे वाले क्वेश्चन देखोगे लौट के इस पन्ने पे आना। इसमें मैंने सब कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व कर दी। तो अब मेरे पास पहला स्टेप देखिए, अब एक एक करके बारी बारी निकालना है, कोई मुश्किल नहीं आएगी, सिर्फ लेंदी है इसलिए घबराते हैं। तो डेल्टा S1 क्या होगा भाई? यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है आइस से वाटर फेज चेंज हो रहा है। आप मेरे को लेटेंट हीट दो, टेम्परेचर दो, दे रखी है। फ्यूजन माने मेल्टिंग, मेल्टिंग माने आइस से वाटर बनना। मेरे को निकालने की भी जरूरत नहीं, आप यहां से पर केजी का ही डालो और पर केजी का ही रिपोर्ट करो। आपको क्वेश्चन में यूनिट के थ्रू कभी नहीं देखते हम पर केजी। मतलब डेल्टा एच का साइन जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया थर्मो, आपको हर बार पर मोल कराया है। रिस्पेक्ट व्हाट इज गिवन, डोंट ट्राई टू चेंज, क्योंकि 4 ऑप्शन में भी पर केजी ही मिलेगा आपको इसके आंसर में। सो आपको उस चीज से फ्री कर रहे हैं। ओके अब मेरे पास फ्यूजन की है लेटेंट हीट, आप लोग डालेंगे टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे और आंसर दे देंगे। अब आती है समस्या कहां?
1 kg वाटर को 1 kg वाटर में ही रहने देना है, लेकिन टेम्परेचर मेरे को 100 डिग्री बढ़ाना है। तो यहां कौन लगेगा? स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट देखिए आप लोग, अगर लगेगा तो दे रखी है स्पेसिफिक हीट, राइट? 1 केल्विन के लिए कितना, वो भी आपको दिया है स्पेसिफिक हीट। जब आप टेम्परेचर बदलते हैं, फेज चेंज नहीं होता, टेम्परेचर बदलते हैं, तो लास्ट क्लास में आपको ऐसी एक इक्वेशन लिखा दी गई थी, whenever you will find कि टेम्परेचर इज चेंजिंग, तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन यूज करनी होगी। तो नेचुरल लॉग की जगह क्या ले आऊं? लॉग बेस 10 T2/T1, यही कराया था। तो अब इसके अंदर मेरे को 2.303 मिला। स्पेसिफिक हीट जो है वो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, लॉग T2 कितना है 373, T1 कितना है 273, ध्यान से समझते रहना। इसको काटोगे तो वैल्यू आएगी 1.3। ये मल्टीप्लाई करना मैं सिखा नहीं रही आपको, आप सीख लोगे ये, इसमें मेरे को नहीं एक दिक्कत लग रही। लेकिन कहीं आप भूल गए हो लॉग कैसे देखते, तो एक बार उसको रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि असली तो फिर इसमें सारा कुछ ही आ गया एक तरह से। मेरे को अगर लॉग 1.3 देखना है, लॉग देखते वक्त मैं क्या शर्त रखती थी? जिसका लॉग देखना है वो चीज जो है वो उसकी वैल्यू, जिसका मुझे लॉग देखना है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से 10 के बीच। ये 1 से 10 के बीच है, राइट? तो मैं इसका लॉग देख सकती हूं। जब मैंने लॉग देखना चाहा तो मेरे को लॉग टेबल में 13 का 0 देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है तो मैंने 0 लगा दिया। सो 13 का क्या देखूंगी? 0। 13 का 0 देखा तो मेरे पास ये आया, तो मैंने यहां log 1.3 को पुट कर दिया और इसका मल्टीप्लाई मैंने कैलकुलेटर से लाके रख दिया। सो यहां पर जब मैंने log 1.3 देखा, log टेबल में 13 का 0 और 0, तो मेरे पास ये वैल्यू आई, मैंने ये रखा। अभी इसकी यूनिट क्या है मैं उस पर आती हूँ, पहले log वाली बात को ध्यान दीजिए। अच्छा, जो भी वैल्यूज हैं, मुझे अभी दिख रहा है यहाँ कोई नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं आया। नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर कहां से आएगा? अगर ऊपर बड़ी टर्म है तो हमेशा वैल्यू मेरे को पॉजिटिव दिखेगी, और यही अगर ऊपर छोटी टर्म होती तो मेरा फ्रैक्शन आता 10 की पावर -1 लेती, वो लाती, उससे नेगेटिव आती। तो मैं छोटी छोटी वरीज जो आपको यहाँ पे आएंगी 1 बाय 1 सारी लूंगी, कि लॉग में अगर ऊपर बड़ी टर्म में मेरा पॉजिटिव में, मतलब मेरा नॉन फ्रैक्शनल क्या, मेरा 0 से 1 से बड़ा आ रहा है, तो मैं हमेशा पॉजिटिव में हूं, मैं कोशिश वही करूंगी। एक आधा क्वेश्चन जरूर आज कराऊंगी जिसमें ये ऐसा ना आ रहा हो, तो वो आपको नेगेटिव वाला यूज केस भी दिखा दूंगी। तो ये मेरे पास आया डेल्टा S2, प्रोवाइडेड आपको अभी कोई यूनिट का चक्कर ना पड़ रहा हो, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं इसका यूज केस नहीं ला पाई थी, टाइम नहीं था। आज इसका यूज केस पहली बार ला रही हूं। इस तरह से मेरा डेल्टा S2 आया। अब एक सवाल आया, सी की यूनिट क्या है, किस तरह से सी मेरे को दे रखा है। इस क्वेश्चन में सब कुछ हमने कंट्रोल किया है, गिवन नहीं है, जेई एडवांस का क्वेश्चन लाई हूं मैं 4 टुकड़ों में, और ये स्कूल पेपर्स में देखा गया है। मैंने इसकी यूनिट ली है, स्पेसिफिक हीट में बता के आई 1 ग्राम, राइट? बट इस क्वेश्चन में मैंने अपनी शर्तों पे दिया, मैं पर केजी दे रही हूं। आपको 10,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना या 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने 1 ग्राम का दिया और आप 1 केजी का दे रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाती मैं यहां पे आपको। बट हेयर यूनिट्स आर कंट्रोलिंग योर प्रोसेस, वो आपको कंट्रोल किया गया क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेशन लेस हो। देखा जाए तो आपके लिए आसान कर दिया काम, सब कुछ पर केजी दे दिया, जबकि स्पेसिफिक हीट की यूनिट पर केजी नहीं होती। और अगर यहां मुझे लगता नहीं मैंने पर केजी दिया, किलो जूल पर केल्विन पर ग्राम अगर दिया है, ये भी आपको कोई क्लैरिटी से बताएगा, तो भी आपको फिर पर केजी में शायद चेंज करना पड़े। लेट्स वेट फॉर दिस, ये आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी में मिलेगा। पहले मुझे बताइए डेल्टा S2 का ये फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका आ गया। अब डेल्टा S3 मुझे थोड़ी सी हेल्प कीजिए, क्या पुट करेंगे? फिर आते हैं इस पर केजी पे, मैं चेक भी कर लेती हूँ पर केजी है कि पर केल्विन पर ग्राम है, क्योंकि ये मेरे को क्लियरली आपको बताना पड़ेगा, आपको अपने आप नहीं आएगा ये। जहां तक मुझे लगता है पर केजी होना चाहिए, बट आई चेक फ्रॉम द डेटा। यस, मुझे बताइए डेल्टा S3 क्या दोगे? लाओ, करना कोशिश, आर्यन करो, कुणाल, समीर करिए। डेल्टा S3 क्या होगा? वाटर से क्या हो रहा है? वेपर बन रहा है, फेज चेंज। तो फेज चेंज में डेल्टा S का फॉर्मूला क्या होता है?
डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बाय कैपिटल टी, तो कैपिटल टी तो दे ही रखा है। डेल्टा एच क्या होगा इसमें अब फेज चेंज में? लेटेंट हीट शायद, हाँ बिल्कुल लेटेंट हीट, और वो वेपोराइजेशन की मैंने बाई चांस पर केजी आपको दे ही रखी है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये भी पर केजी है, ये भी आपको पर केजी ही दिया है, क्योंकि आपको वो चेंजेस नहीं करने देने हमने क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए। डेल्टा एस थ्री आ जाएगा सबके पास। डेल्टा एस फोर अब क्या हो रहा है, फेज चेंज तो नहीं हो रही, तो फिर वो T2 बाई T1 वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो फिर मैं वो T2 बाई T1 वाला फॉर्मूला लाती हूँ, डेल्टा S4 चेक। अब डेल्टा S4 में एक बार और मैं आपको लॉग देखना सिखाती हूँ। डेल्टा एस जो भी S4 था मेरे पास 2.303, वेपोराइजेशन की स्पेसिफिक हीट भी मेरे को 2 किलो जूल दे रखी है, तो मैंने यहां पर दे दी 2 किलो जूल पर केजी, और पर केजी ही चल रहा है। लॉग T2 बाई T1 मेरे को 383 तक पहुंचाना है फ्रॉम 373। पहले मैं इसको सॉल्व करके लाई 1.026, फिर देखा ये 1 से 10 के बीच है, गुड टू गो, ठीक है। तो अब डेसिमल हटाया, 10 का 2 देखा और 6 देखा। 10 का 2 मेरे पास ये आया, 10 का 6 मेरे पास 26 आया। जो 10 का 6 यानी चौथी डिजिट का देखते हैं वो हमेशा लास्ट दो में ऐड होता है, इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास क्या आया 0.0112। इस पूरे की वैल्यू ये आई, उस वैल्यू को मैंने यहां पुट किया, एंड माय आंसर इज दिस। इस तरह से मैंने डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S4 निकाला, चारों को सम करके डेल्टा S ऑफ सिस्टम रिपोर्ट कर दिया। ये अकेला क्वेश्चन अगर मैं समझाने लगूं तो मेरे लिए आपने देख लिया कितना लंबा टाइम लगता है, अगर ब्रेक आ जाए तो और लंबा। आई होप आपको स्टेप्स क्लियर हुए हों, और अब इसको इत्मीनान से नोट करिए। गिवन वाली चीजें मैंने येलो में लिखी हैं, और इस क्वेश्चन को डायग्राम में प्रेजेंट करने का काम आपका है या मेरा है। क्वेश्चन देने वाले डायग्राम में जेई में तो दे देते हैं, एडवांस में नहीं देते, एडवांस में खुद ही क्रिएट करना है। और अगर इसका एक ही टुकड़ा दिया जेई नीट में तो डायग्राम बना के नहीं देंगे, आपको खुद बनाना हो। मान के ये चलिए इस क्वेश्चन में जो चीज आपको रिक्वायर्ड है, यहां देखिए क्या रिक्वायर्ड था, ये कहां यूज किया आपने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कौन से स्टेप में यूज किया, S2 में कि S1 में? S2 में। कितने डिग्री बढ़ा S2 में? 100 डिग्री। अगर मैंने ये 100 डिग्री के लिए ना दिया होता, मैंने बताया होता आपको क्वेश्चन में कि मैं 1 डिग्री के लिए दे रही हूं, बताना चाहिए मैं 1 डिग्री के लिए दे रही हूं, तो आप वहां पे 100 डिग्री के लिए देना होगा तो क्या करोगे? दिस इज कमिंग, यही आ रहा है जिसके लिए एक लेक्चर मेरे को चाहिए और उसकी अलग डीपीपी है। तो मान के चलिए वहां आपको मैंने वो दिया है जितना आपको चाहिए पर 100 डिग्री, और इस केस में आपको 10 डिग्री के लिए चाहिए था, मैंने यहां दे दिया 10 डिग्री के लिए, इसीलिए आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, वरना करना पड़ेगा। इससे ज्यादा मैं आज नहीं लेना चाह रही, बिकॉज दिस इज ऑन द कार्ड्स। इसी का वेट कर रही हूँ, चैप्टर खत्म हो तब स्पेसिफिक हीट लूं। सो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज स्पेसिफिक हीट की क्यूरोसिटी को 2 दिन के लिए दबा लीजिए। नहीं, सभी की तरफ से, हर कॉर्नर की तरफ से यस आ गया तो मैं आगे चल रही हूं। और आपको ये बता दूं, ये 100 डिग्री के लिए कितना चाहिए था क्वेश्चन में पहले ही दिया था, ये 10 डिग्री के लिए कितना दिया था क्वेश्चन में पहले ही दिया था। ना दिया होता तो 100 और 10 से मल्टीप्लाई करते, जरूर करते। अब आ जाइए नो न्यूमेरिकल फॉर अनदर हाफ एन आवर। अब थ्योरी पे आते हैं। जो आज की डीपीपी है वो स्टार्ट तो मैंने कर ही दी, लेकिन अब उसके आगे की देखो, सब्जेक्टिव के 2 ही क्वेश्चन हुए, मैं तीसरा नहीं करा पाई। तो लास्ट थिंग इस चैप्टर की भाई फर्स्ट लॉ की आपने एक बहुत बड़ी कमी बताई कि वो स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात ही नहीं करता। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए बात करने के लिए हमने एक नया फैक्टर उठा लिया, एंट्रोपी। और उससे कुछ कुछ आपको अभी पता चल गया कि हर वो प्रोसेस जिसका डेल्टा एस पॉजिटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस होती है, जिसका डेल्टा एस नेगेटिव होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और कुछ ऑब्जर्वेशन जो आपने पिछले 2-3 दिन में बनाई, डिस्कस हुई, उन सारों को फ्रेम करते हैं। 2-3 दिन से यही सब चल रहा था। सेकेंड लॉ है क्या? सेकेंड लॉ की पहली स्टेटमेंट, ये तो मैं पहले दिन से कराती आ रही हूँ, बस सेकेंड लॉ आज लाई हूँ, लेकिन ये फर्स्ट डे से आपके सामने लेकर आ चुकी हूँ। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप होने वाली प्रोसेस इरिवर्सिबल है। कागज अगर जल रहा है ना स्पॉन्टेनियसली, वो वापस नहीं आ सकता। ये फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था मैंने जब रिवर्सिबल वर्ड लिया था,
कि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में नहीं हो रही, और मैंने ये कहा था वाटर साइकिल मत दे देना, उसको नहीं रिवर्सिबल कहते। रिवर्सिबल कहते हैं ए से बी और बी से ए, दिस इज रिवर्सिबल। कोई वाटर साइकिल ऐसी नहीं है, राइट? कोई भी रिवर्सिबल चेंज जो है, ऐसा इस लॉ का कहना है, मेरा नहीं। सो वेट फॉर थर्ड लॉ। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ क्वेरीज आपकी होंगी, वही आगे आ रही हैं, हम सवाल पूछेंगे इनसे। फिर थर्ड लॉ आखिरी आएगा। All spontaneous processes are thermodynamically reversible. नॉन थर्मोडायनेमिकली मतलब आप कुछ उसमें हल्का सा हाथ लगा दें, कोई कैटलिस्ट डाल दे, कोई कुछ कर दे, रिवर्सिबल हो जाएगा। थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल का मतलब ये है विद दैट हीट थिंग, वो रिवर्सिबल नहीं हो सकती, वो सारी इरिवर्सिबल है। कोई कह दे कि नहीं रिवर्सिबिलिटी ऐसे हो सकती है, वैसे हो सकती है, वो थर्मोडायनेमिकली नहीं, वो फिर किसी और तरीके से हो सकता है, तो ठीक है, मोस्ट वेलकम। आप एंजाइम ले आओ ऐसे, क्या पता इतने एडवांसमेंट हो रहे हैं। आज हम खड़े होके बोल रहे हैं, 10 साल बाद यही अगर हम खड़े रह पाए तो बोलेंगे राख से कागज वापस बनने लग गया है बच्चों, टेक्नोलॉजी आ गई है। बट वो किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू, इट इज नॉट थर्मोडायनेमिकली। तो वो चीजें नहीं ला सकती मैं, जो आपकी एडवांसमेंट के साथ किसी और तरीके से मैं उस चेंज को वापस ला रही हूं, ठीक है? सो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। ठीक है, बता दिया, मान लिया। दूसरी स्टेटमेंट, इसकी कुल मिला के 7 स्टेटमेंट है, मैं सिर्फ 4 दे रही हूं, बाकी की 3 बुकलेट में है। इन्हीं को घुमा फिरा के कुछ कुछ लिखा हुआ है, ढंग की ये 4 ही स्टेटमेंट है। एक और चीज मैंने कुछ दिन पहले आपको कही थी कि डैश छोड़ रही हूं, आप बुकलेट पढ़ के या डीपीपी के थ्रू कुछ ऐसे मिलेंगे तो भरोगे। और मैंने तब हिंट भी दी थी कि स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इनकी 0 होती है, और मैंने 2 डैश डाले थे। और इतनी हिंट भी दी थी, एक आयन आएगा जो आपको सिर्फ उन लोगों को पता चलेगा जो डीपीपी कर रहे हैं और डाउट सेशन ले रहे हैं। अगर आप डीपीपी कर रहे हैं, डाउट सेशन ले रहे हैं, तो आपको पता लग गया होगा H+ प्रोटॉन एक्वस की भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। मैंने नहीं लिखवाया था, इसी के लिए डैश छोड़ा था। बुकलेट में भी दिया हुआ है प्रॉपर, और डाउट सेशंस में भी डिस्कस हो रहा है। सिमिलरली वो 7 स्टेटमेंट में से 4 दे रही हूं, 3 आप बुकलेट से खुद पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सरप्राइजिंग, मतलब एकदम हैरानी होती है। जब मुझे तो जब पहली बार ये समझ आई थी तो हैरानी हुई थी। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। यूनिवर्स हर सेकंड मोर रैंडम होता जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स में स्पॉन्टेनियस चेंजेस हो रहे हैं, लाइन से हो रहे हैं स्पॉन्टेनियस चेंजेस। हर चेंज के साथ स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है, ये सेकंड लॉ का कहना है, मैं नहीं कह रही अगेन। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है, डेल्टा एस का पॉजिटिव होना। आप देख लो आपके चारों तरफ कितने स्पॉन्टेनियस चेंजेस हो रहे हैं। With every spontaneous change, what is happening? Delta S is positive. Delta S किसका positive? Total. Total माने क्या? यूनिवर्स। यानी इसका मतलब हर सेकेंड पे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, या कह लीजिए रैंडम हो रहा है। यस, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। जितनी हीट आप दे रहे हो उतना ही वर्क आएगा, इम्पॉसिबल है। आधा तो एंट्रोपी बढ़ाने में निकल जाएगा। क्या है एंट्रोपी बढ़ाना? जब मैंने चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था, मैंने कहा था 1 किलो कोयला लेके आते हैं, हम पानी उबालते हैं, राइट, और उसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं, और जब वो पानी, पहले तो वो पानी 40 डिग्री से कहां पहुंचेगा, 100 डिग्री पे। आज पढ़ लिया आपने, उसमें भी एंट्रोपी बढ़ती है, ये भी देख लिया। कितनी सारे कोयले से निकलने वाली हीट किसमें वेस्ट होगी? पहले तो उसका डेल्टा एस बढ़ाने में, कि जो पानी 40 डिग्री पे उसको 100 डिग्री पे लाओ। फिर उस पानी के डेल्टा एस को, जो भी था, उसको किस किस चीज में कन्वर्ट करना पड़ा, स्टीम में। उसमें डेल्टा एस लगाइए। एंट्रोपी किसकी कॉस्ट पे बढ़ रही है भाई? हीट की कॉस्ट पे, जो कोयला जला रखा है आपने। फिर जो स्टीम बनेगी वो इतनी इकट्ठी होगी कि प्लेट को पुश करेगी, और वो प्लेट गिरी, तब मेरे को लगा यार तो वर्क डन हो गया। ये वो वर्क डन है जो मैनकाइंड यूज कर सकता है, वर्क डन यूजफुल। वर्क डन एक्सपेंशन नहीं, वो स्टीम जो फैली P डेल्टा V, वो वर्क डन तो वेस्ट गया। वो तो स्टीम फैलने में लग गया, प्लेट तक पहुंचने में लग गया। जिस वर्क ने वो प्लेट गिराई, वो है मेरे लिए यूजफुल वर्क डन। तो यानी कि कितनी सारी एंट्रोपी बढ़ा, एंट्रोपी कैसे बढ़ रही है? हीट के दम पे बढ़ रही है। तो इतनी सारी हीट तो मेरी एंट्रोपी बढ़ाने में वेस्ट होगी। काहे का सारा हीट प्लेट गिराने में यूज हुई? मुश्किल से 10 या 20% हिस्सा यूज हुआ प्लेट गिराने में।
ये बात एंट्रोपी ने आके बताई कि भाई पहले तो पानी फैलेगा, फिर स्टीम बनेगी, फिर स्टीम फैलेगी, उसकी फैलने के बाद प्लेट पे इतना लोड आया, प्लेट गिरी और किसी को लगा यार ये तो प्लेट गिर सकती है, तो हम तो इससे बिजली बना सकते हैं। और आज आपके पास जो बिजली आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, चंडीगढ़ शहर की जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है मैक्सिमम पानीपत से आ रही है, विच इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग कोल। कोल से जला के टरबाइन मूव करके इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और हमें मिल रही है। सो कंप्लीट कन्वर्जन हीट का वर्क में इज इम्पॉसिबल। एंट्रोपी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन, इट इज कंज्यूमिंग मोस्ट ऑफ योर हीट। तो ये भी इसी के बाद चला, विदाउट लिविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर, कि भाई कुछ ना कुछ तो और इफेक्ट हुआ होगा, बर्तन भी गर्म हुआ होगा, उसकी भी एंट्रोपी बढ़ी होगी। या चौथी स्टेटमेंट, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के स्पॉन्टेनियस चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये पहली ही स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के लिख दिया, ऐसे ही जबरदस्ती की साथ बनाई है कि और जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, उन्हीं के बेसिस पे 2 और 3 और मिल जाएंगी बुकलेट में। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। अब स्पॉन्टेनिटी को लेके बात कर रहे हैं और इसमें मेरे को फ्लो चाहिए रेगुलर। या आप पहले मेरे को पढ़ाने दीजिए फिर नोट करिए, क्योंकि ये ओरल क्वेश्चन और यू आंसर चाहिए मेरे को। ये टॉपिक बस ऐसा ही है, नो न्यूमेरिकल्स, सिर्फ ओरल ही है। तो स्पॉन्टेनिटी पे अगर बात करनी है, अगर आप देखें तो आज के टॉपिक को मैंने स्पॉन्टेनिटी एंड गिब्स लिखा हुआ है। तो स्पॉन्टेनिटी पे कोई ढंग से बात और लंबी करते हैं। एक सेक्शन आया जिसने एंट्रोपी डेल्टा एस दी और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई जिसका डेल्टा एस पॉजिटिव है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जिसका डेल्टा एस नेगेटिव है वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेट्स चेक क्या ऐसा है सच में सभी के साथ। पहले अपनी चारों तरफ से देखेंगे, फिर टिपिकल रिएक्शंस में भी देखेंगे। 2 स्कूल्स, थॉट ऑफ स्कूल्स आ गए मेरे पास, 2 विचारधाराएं आ गई। साइंटिस्ट के ग्रुप्स फॉलो करने वाले इस कॉन्सेप्ट को 2 अलग अलग बातों को बहुत स्ट्रांगली प्रूफ के साथ देते हैं। तो लेट्स डिस्कस देयर प्रूफ्स, लेट्स डिस्कस देयर व्यू। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, एक थॉट आई कि हमने चेक किया है जी, कम से कम 50-50 प्रोसेसेस की लिस्ट दे रहे हैं आपको। नेचर में हर वो चेंज स्पॉन्टेनियस है जिसका डेल्टा एच नेगेटिव है। अब तक आपके सामने ये नहीं लाया गया था कि वरना आप स्पॉन्टेनिटी समझते नहीं। तो कुछ लोगों का मानना था, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का मानना था कि डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है, ऐसा उनका कहना था। और एंडोथर्मिक, जिसको किसी से हीट लेनी है वो अपने आप नहीं होगी, जिसने हीट फेंकनी है, लॉजिक है, एनर्जी एनर्जी कंसिडरेशन में लॉजिक है। भाई हर चीज नेचर में एनर्जी कम की तरफ भाग रही है। हाई एनर्जी से लो एनर्जी जाना हम हर जगह देख रहे हैं, स्पॉन्टेनियस है। बहुत से क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि हीट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। हजारों एग्जांपल ऐसे लाके हमारे सामने रख दिए। वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रही है नेचर में, जो एक्सोथर्मिक है। और जिसको भी हीट चाहिए, थोड़ा सा भी सहारा चाहिए, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और प्रूफ बहुत सारे ला दिए, कोई एक नहीं, 2 तो मैंने बोल दिए। लेट्स नॉट गो टू देयर लिस्ट, बट इट्स अ वेरीफाइड थिंग कि ऐसा हुआ। ठीक है, फिर हमें लगा मान लेते हैं इनकी बात। वाटर इवेपोरेट होता है, प्रणव, वाटर इवेपोरेट होता है अर्थ पे अपने आप होता है या हमें कुछ उसको करना पड़ता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर सबसे कॉमन प्रोसेस आपके चारों तरफ से अपने आप हो रहा है। पूरी गर्मी सर्दी पानी सूखता ही सूखता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये एंडो है कि एक्सो है? ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? इसको हीट चाहिए होती है। मैं गई इनके पास, तुम कह रहे हो हर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है जिसमें हीट रिलीज हो, राइट? हम तो स्वेट भी अपने आप कर रहे हैं, मतलब मैं उतनी जगह पे नहीं जा रही, लेकिन बहुत कॉमन सा चीज वाटर का इवेपोरेशन होना एंडोथर्मिक है और स्पॉन्टेनियस है। यू फेल्ड हियर। और ऐसे ही 50 रिएक्शन मैंने इनके सामने लाके रख दिए। ये रिएक्शन नेचर में अपने आप हो रहा है, मेरी लैब में अपने आप हो रहा है, बस दोनों को मिलाने की देर है। और ये भी एंडोथर्मिक है। तो उसके बाद इनको लगा हमारे वाले तो सारे ऐसे ही चल रहे हैं, राइट? यानी 1000 में से 500 रिएक्शन तो इनके लॉ को फॉलो कर गए, लेकिन बाकी 500 प्रोसेसेस और रिएक्शन में इनके पास जवाब नहीं था। अच्छा, फिर और आगे मिलेंगे आपको एग्जाम्पल। हमने इनकी लिस्ट लाके रख दी, कम से कम 10 रिएक्शन मेरे पास ऐसे हैं जिनका डेल्टा एच 0 होता है। उसके बारे में क्या विचार है आपका? हाथ खड़े हो गए। वो क्या स्पॉन्टेनियस होंगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस? कोई जवाब नहीं।
तो इससे हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते इस विचारधारा को, लेकिन खाली ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, कुछ और भी है. If they are able to answer approximately 50% processes spontaneity need to be considered. ये कोई छोटी बात नहीं है. तो एनर्जी भी कंसिडरेशन बन सकती है स्पॉन्टेनिटी का, ये मुझे यहां पता चला. बट इससे काफी सवालों के जवाब नहीं आए, तो हमने दूसरी विचारधारा ढूंढी जो पढ़ के आ रहे हैं पिछली एक क्लास से, एंट्रोपी. एंट्रोपी वाले अलग अपनी दुनिया में, वो कह रहे हैं हर वो चेंज जिसकी वजह से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है वो स्पॉन्टेनियस होगा, हर वो चेंज जिसकी वजह से यूनिवर्स की एंट्रोपी घट रही है नेगेटिव, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. और इन एडिशन टू दैट वहां पता लग गया कि किसमें मार खाई जा रही है, तो उन्होंने एडिशन में क्या डाल दिया, अगर कहीं पर एंट्रोपी चेंज 0 है वो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में बराबर पॉसिबल है, इधर भी कुछ भी करा लो, दोनों डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, ना एक साइड ना दो साइड, दोनों की दोनों साइड में वो स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम है, दोनों की डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस. मतलब ये रिएक्शन जब मन आए इधर से इधर जा सकता है, जब मन आए इधर से इधर जा सकता है, कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है. तो ठीक है, इनकी बात मान ली, हम क्यों माने इनकी बात. कोई ऐसा क्वेश्चन तो बताओ जो ऊपर वाले जवाब नहीं दे पाए, जो एनर्जी कंसिडरेशन जवाब नहीं दे पाए. आपको मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया, इवेपोरेशन ऑफ वाटर विच इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक होते हुए भी स्पॉन्टेनियस क्यों है, टपाक से ये आ गए एंट्रोपी की वजह से. क्यों भाई, वाटर इवेपोरेट होता है, लास्ट क्लास एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है. तो इन्होंने उस बात का जवाब दिया कि एंडोथर्मिक होते हुए भी कोई रिएक्शन क्यों स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा एस उसका पॉजिटिव हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है. इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्यों स्पॉन्टेनियस है, उसके आगे आप क्या फ्रेज लिखोगे, इट इज एंट्रोपी ड्रिवन. आई होप मेरी क्लास में बैठे सभी लोग जो सो रहे हैं और जो जाग रहे हैं, सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा एंट्रोपी ड्रिवन का क्या मतलब होता है. जो रिएक्शन एंट्रोपी की वजह से चल रहा है, कुछ रिएक्शन होंगे एंथैल्पी ड्रिवन, वो रिएक्शन जो एंथैल्पी की वजह से चल रहे हैं. यानी ये दोनों फैक्टर मिला जुला के कंट्रीब्यूट करेंगे, कहीं एंथैल्पी ड्रिवन, कहीं एंट्रोपी ड्रिवन. और ऐसे रिएक्शन जो दोनों ही फैक्टर्स की वजह से चल रहे हैं उनको क्या बोलूंगी मैं, वेरी स्पॉन्टेनियस. दोनों ही एक डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं. तो अब आपको चुनना होगा स्पॉन्टेनियस के वेरी स्पॉन्टेनियस के नॉन स्पॉन्टेनियस, इन दोनों फैक्टर्स को मिला के. अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर मेरे को मिलाना है तो थोड़ी सी आपकी मेंटल एक्सरसाइज करूं. यानी कि अब भाई ओवरऑल क्राइटेरिया दो मेरे को स्पॉन्टेनिटी का. तो ओवरऑल क्राइटेरिया क्या है भाई, एनर्जी तो हो मिनिमम, डेल्टा एच हो नेगेटिव, प्रोसेस हो एक्सोथर्मिक, दोनों को इकट्ठा कर लिया, और एंट्रोपी क्या हो मैक्सिमम, डेल्टा एस क्या हो पॉजिटिव. ये साइन दिख गए. इस पे आज मैं बहुत कुछ अब आपको पकड़ने वाली हूं, ओरल विदाउट एनी पेन पेपर. तो सबसे पहले जो लोग भी थोड़े से ड्राउजी हैं ड्यू टू एनी रीजन, योशिता कोशिश करिए यहीं रहिए. आई कैन सी क्लियरली यू ऑल मस्ट बी हैविंग जेन्युइन इश्यूज, जिस वजह से आपको रात को जागना पड़ गया या गले तक पेट भर आए तो नींद आएगी. सारे एंजाइम्स तो खाना डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं. जब आप बहुत ज्यादा खा के पेट भर लेते हैं, ठोस लेते हैं जिसको कहते हैं, तो उसमें आपके एंजाइम्स सारे के सारे एक काम में लग जाते हैं, इस खाने को पचाते हैं और वो आपको जागने नहीं देते. सो प्लीज, अब मैं आपको केस 1 दे रही हूं जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए. एक रिएक्शन है ए से बी स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मैंने आपको बता दिया, पूछ नहीं रही, इट इज स्पॉन्टेनियस. किस वजह से वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, रेदर बेटर क्वेश्चन इज किस किस वजह से वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है. या तो उसका डेल्टा एच नेगेटिव है, हो सकता है उसका डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, दोनों ही फैक्टर्स मैच कर गए. तो दोनों को अगर मैं मिला दूं तो उसका ड्राइविंग फोर्स, जिसको मैंने ड्रिवन ड्रिवन बोला, ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, सी द लेंथ ऑफ एरो, वेरी स्पॉन्टेनियस. यानी ए से बी अगर स्पॉन्टेनियस है, या तो दोनों ही फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहे होंगे बराबर और दबा के स्पॉन्टेनियस, या इसी ए से बी की बात कर रही हूं, हो सकता है उसको एंथैल्पी फैक्टर सपोर्ट ना कर रहा हो. एंथैल्पी फैक्टर के सपोर्ट ना करने का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक है पक्का. एंथैल्पी वाले विचारधारा ने तो यही कहा मुझे कि डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता.
तो हो सकता है ये रिएक्शन एंथैल्पी सपोर्टेड ना हो, लेकिन एंट्रोपी से जबरदस्त सपोर्टेड हो। नेट एरो, इट इज एंट्रोपी ड्रिवन। तो ये रिएक्शन बोथ ड्रिवन भी हो सकता है, ये रिएक्शन खाली एंट्रोपी ड्रिवन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है एंथैल्पी फैक्टर इसको जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन एंट्रोपी फैक्टर नेगेटिव है। ठीक है, वैल्यू मेरे पास आएगी, छोटी वैल्यू है, तो वो कर तो रही है उसको नॉन स्पॉन्टेनियस, बट उतना ज्यादा नहीं। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना? यही तीन सूरतें हैं जिसमें कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, इधर बोथ ड्रिवन और एंथैल्पी ड्रिवन और एंट्रोपी ड्रिवन। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम से समझ में आ सकता है। तो क्या मैं इसको एंट्रोपी ड्रिवन लिख दूं, इसको एंथैल्पी ड्रिवन लिख दूं, और ये तो दोनों साइड से ड्रिवन है। केस 2 चेक करना, फिर लिखेंगे इसके नीचे क्या लिखूं। अगर कोई चेंज है, ये मैंने चौथी कंडीशन लाके डाल दी, ठीक है, ऊपर एबीसी कंडीशंस थी। अगर अब डी कंडीशन ऐसी कुछ है, ये और ये, क्या लिखूं? एरो ही बता रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस बाय बोथ ऑफ द फैक्टर्स, दोनों ही फैक्टर्स के खिलाफ थे। यानी ऊपर वाला रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो वो किन किन वजहों से होगा? दोनों के दोनों इसको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं, तो ये क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें क्या होगा? जितना ये उतना ही ये क्या कर रहा है? सपोर्ट। और ये क्या कर रहा है? क्यों पनव? डेल्टा एस का नेगेटिव होने का मतलब क्या? रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। तो और एरो की लेंथ मैंने बराबर बनाई, तो यहां पे कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं। तो शायद मैंने सुना आप लोगों से इक्विलिब्रियम, मैं अब तक लाई नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा जब आपने ये पकड़ लिया, क्योंकि यही मेरे आज की क्लास का एंड होगा कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। कोशिश की मैंने सारी क्लास आपके आगे समराइज करने की, आगे आने वाली, कि आगे आने वाला कंटेंट मेरे को पढ़ाना बहुत आसान हो जाए, आपको पहले ही पता हो या तो डेल्टा एच हेल्प करेगा या डेल्टा एस हेल्प करेगा। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ और बराबर हुए तो शायद वो सिचुएशन आए जब इक्विलिब्रियम है। आपने बोल दिया तो मैं लिख देती हूं, इरादा था नहीं, बट बोल दिया कुछ लोगों ने, मीन्स हम वहां पहुंच तो गए, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तो शुरू हो गया। ये मेरे पास स्पॉन्टेनिटी का ओवरऑल क्राइटेरिया है। नाउ यू कैन राइट, पिछली स्लाइड में लिखने नहीं दी थी मैंने, है ना, वो भी लिखिए। लेकिन इतना शायद अब सब लोग समझ गए होंगे, किसी एक फैक्टर से, किसी एक क्राइटेरिया से स्पॉन्टेनिटी नहीं बताई जा सकती। तो जब मेरे को ये पता चली गया कि दो दो फैक्टर साथ चलने हैं, तो दो दो फैक्टर देखने, कंपेयर करने, बड़ा छोटा इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। व्हाई नॉट टू सिंप्लीफाई दिस? इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर सकते हम? उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैदान में कूद के आते गिब्स, कि इन दोनों क्राइटेरिया को मिला के एक सिंगल क्राइटेरिया दे दो ना, मैं डेल्टा एच का भी वैल्यू और साइन देखती फिरूं, मैं डेल्टा एस कैलकुलेट करके उसका साइन देखती फिरूं, सीधे एक चीज दे दो ना। क्लास 12th में थर्मोडायनेमिक्स अगर कुछ पूछा जाएगा तो सिर्फ यही, क्योंकि इसमें पूरा थर्मो कंबाइल कर दिया। तो गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज व्हाट इज माय लास्ट टॉपिक नाउ, कि जी पता नहीं कहां से आई ये टर्म, थोड़ी देर के लिए मान लेना, एंड तक आते आते तुमको बता दूंगी ये क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, रोजमर्रा की लाइफ में किसको जी बोलते, आई लेट यू नो। गिब्स साइंटिस्ट ने आके एक कॉन्सेप्ट, एक सिंबल, एक क्वांटिटी दी, दैट इज फ्री एनर्जी, नाम दिया उसको फ्री एनर्जी। और उसकी डेफिनेशन क्या दी? G इज इक्वल्स टू एच माइनस टी डेल्टा एस। एच क्या है? एंथैल्पी, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास नहीं है। एस क्या है? एंट्रोपी, अभी तक इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास नहीं है, थर्ड लॉ दे देगा इसकी। टी क्या है? टेम्परेचर, राइट। तो यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो है नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है तो डेल्टा जी पे आए हम, चेंज पे आए। डेल्टा जी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। नोट मत करना, डेरिवेशन है, सब्जेक्टिव पेपर में मांगी जाती है, इकट्ठा नोट करना। तो G2 क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन G2 विल बी H2 माइनस T S2 एंड G1 इज दिस। मैंने तो डेफिनेशन जो थी डेल्टा जी उस हिसाब से सजा के बना के रख दिया। इफ इट इज सो, तो जरा अब हम देखते हैं डेल्टा जी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। सारा एक ही जैसी क्वांटिटी को एक साइड ले लिया मैंने H2, और इधर से मैं H1 उठा के लाई, राइट।
-H1 था ना, तो मैं -H1 उठा लाई। ऐसे ही इधर क्या था, ये माइनस वहां पहुंचा, और इसके माइनस को देखिए उधर हमने अभी तक बाहर माइनस एज इट इज रखा हुआ है। तो मैंने TS एक साइड ले लिए, H एक साइड ले लिए। अब उसके बाद अगेन H2 - H1 क्या होता है, डेल्टा H। पढ़ी है पूरी 3 dBp डेल्टा H पे कर ली। TS2 - TS1 क्या होगा, T तो कांस्टेंट है, राइट? अविनाश यही हो, T तो कांस्टेंट है। S2 - S1 का क्या होगा, डेल्टा S। This equation is famously called as Gibbs-Helmholtz equation. Full name. इस इक्वेशन को कहा जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्लास 12 की एनसीईआरटी में कुछ थ्योरेटिकल जगहों पर ये लाइन मिलेगी आपको, पहले ही चैप्टर में मिलेगी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। बस इस इक्वेशन का नाम आता है, कुछ खास और नहीं। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में खास बात देखिए, उन्होंने दोनों स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया को मिला के एक नया क्राइटेरिया दे दिया। लड़ाई तो स्पॉन्टेनिटी की थी सारी, तो दोनों के दोनों क्राइटेरिया मिला के गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन उठा के दे दी। तो अगर दे दी तो फिर इसकी डेरिवेशन चाहिए। ये तो मैंने डेफिनेशन में फिट करी कि कैसे कैसे मान लूं ये, मतलब कोई मेरे को इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस तक पहुंचाए। तो अब आपको बता रहे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कैसे फर्स्ट लॉ से शुरू से रिलेटेड है। चेक, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। देखिए जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ा रहे होते हैं हमें पता होता है आगे क्या आना है, फिर भी हम बोलते हैं Q प्लस W। हमें पता है कि ये चीज थोड़ी ही दिन में गलत साबित हो जाएगी, सारा Q थोड़ी वर्क डन में है। डेल्टा U जिसका 0 है, आप Q इज इक्वल्स टू -W करके आपको पढ़ा रखा है हमने, बेटा इसमें Q 701 जूल है तो इसमें वर्क डन भी 701 जूल है। भाई ये तो 100% एफिशिएंट इंजन बना के दे दिया तुमने, कि जितना पेट्रोल फूक रहे हो उतने ही आप एनर्जी निकाल रहे हो। नॉट पॉसिबल। लेकिन जब तक फर्स्ट लॉ में थी तब तक तो मानना मजबूरी थी। Q प्लस W को जरा मैं आगे बढ़ाऊं। अच्छा, Q यहां ले गई, डेल्टा U यहां, माइनस माइनस P डेल्टा V, एक्सपेंशन लेके चल रही हूं मैं। एक्सपेंशन में क्या होता था, हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया -P डेल्टा V। क्या एक्सपेंशन छोड़ो, कोई भी वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला -P डेल्टा V। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने इक्वेशन में उठा पटक करी। अब डेल्टा U इस वर्क डन को, इन दोनों माइनस की वजह से क्या आ जाएगा यहां पर, अगर एक्सपेंशन था तभी मेरे पास ये चीज पॉजिटिव में आती, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन अब तक आपको फर्स्ट लॉ में W के नाम से पढ़ा रहे थे, अब इसके नीचे EXP लिख रहे हैं। पहली बार W से काम चल रहा था, वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन। ये वो वर्क डन है जो स्टीम बन के एक्सपैंड होकर प्लेट तक पहुंच रही है। ये वेस्ट है मेरे लिए, मैं इसको यूज नहीं कर पाई। तब जाके मुझे पता चला इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद, ये जो वेस्टेज हुआ है, प्लेट तो इसके बाद गिरी है, यानी वर्क डन ये जो आप लिखा करते थे फर्स्ट लॉ में, ये वर्क डन एक्चुअली दो में बटा हुआ था। एक वेस्ट हो रहा था, एक यूज हो रहा था। यानी हीट वर्क डन में तो कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन वो वर्क डन भी दो हिस्सों में था। एक वर्क डन तो गैस को एक्सपैंड करने में लगा, जो P डेल्टा V निकाल निकाल के आप लोगों ने मेरे को दिया। दूसरा वर्क डन वो था जब गैस स्टीम एक्सपैंड होके पहुंच गई प्लेट तक और उस प्लेट को गिराया, मैं तो उसमें इंटरेस्टेड थी। वर्क डन एक्चुअली दो तरह का, यूजफुल और एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इज नॉन यूजफुल वेस्टेज, बट मजबूरी है आएगा बीच में। ठीक है, ये बात मेरे को आज पहली बार किसी ने बताई। इक्वेशन 1 फर्स्ट लॉ को एक्चुअली तोड़ के नहीं बढ़ा के लिखा मैंने। अब मेरे को यह भी पता है कि कुछ एंट्रोपी नाम की चीज आ चुकी है, तो क्या मैं Q की जगह T डेल्टा S लिख सकती हूँ? ये मैं आपको प्रॉपर लॉजिकल डेरिवेशन बता रही हूँ गिब्स हेल्महोल्ट्ज की। ऊपर तो मैंने वैसे ही डेफिनेशन टिका दी कि कहां से कैसे चले हम और कैसे पहुंचे। तो डेल्टा S इज T, सॉरी Q इज T डेल्टा S। अब Q की वैल्यू ये पुट कर दो, 2 से उठा के 1 में जब एंट्रोपी आया तब मेरे को पता चला हीट और एंट्रोपी का रिश्ता क्या है। भाई हीट लग रही है एंट्रोपी बढ़ाने में, तो आपने यहां पर Q की जगह लिखा T डेल्टा S। चेक, वही लिखा मैंने। और वर्क डन यूजफुल चल रहा है अब मेरे पास, दूसरे वर्क डन को मैंने P डेल्टा V खोल दिया। V मतलब मैंने यहाँ पर W एक्सपेंशन लिखा था, वी ऑल नो P डेल्टा V आएगा, वो रख दिया यहाँ पे। अब देखना क्या किया है मैंने, आपको एंथैल्पी की पूरी एक DPP कराई है इसके ऊपर। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज में क्या रिलेशन था, डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, जिसमें डेल्टा NGRT भी साथ में इंट्रोड्यूस किया था। तो वहां से उठाऊं मैं
तो मैं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एच लिख सकती थी। तो यानी इसमें अगर आप देखें इक्वेशन कितनी छोटी होती गई, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस को मैंने क्या किया, देखिए डेल्टा एच को वहां ले गई, साइन चेंज नहीं किया, टी डेल्टा एस का साइन चेंज किया और वर्क डन यूजफुल का साइन चेंज किया। जो अपनी जगह पे रहे उनका साइन मैंने चेंज कर दिया, जो बदला उसका नहीं किया। आई होप वी ऑल नो दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी आज मुझे पता चलता है ये यूजफुल वर्क डन जो था, ये मेरे को जो निकालना था वो इन दोनों के क्राइटेरिया से निकालना था। और ये दोनों कहीं ना कहीं स्पॉन्टिनिटी भी गवर्न कर रहे हैं, और ये दोनों कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहे हैं कि कितना कोयला जलाने से तुम इतना पानी उबाल के फिर जाके वो प्लेट गिरेगी। तो दो बातें एक साथ पता चल रही, तो स्पॉन्टिनिटी और दूसरा ये पता चल रहा है आपको इस प्रोसेस से काम कितना मिलेगा, आप खर्चा कितना कर रहे हो, आपको बिल कितना लेना है। तो इस यूजफुल वर्क डन को गिब्स को लगा डेल्टा जी बोल देता हूं। यहां से वो डेफिनेशन आई जो मैंने ऊपर लिखवाई कि जब ये सारा रिसर्च किया देन ही पिक्ड द डेफिनेशन, क्यों ना इसी को डेल्टा जी बोल दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू गिब्स, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा जी। तो कोई मेरे से पूछे डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इज नथिंग बट वो यूजफुल वर्क डन है जो किसी भी प्रोसेस से तुम निकाल रहे हो। और डेल्टा जी इज माइनस वर्क डन यूजफुल या माइनस डेल्टा जी इज वर्क डन यूजफुल, ये जाना है 12th में गिब्स का। काफी जगहों पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा इस सेल से कितना वर्क डन आ रहा है। सबसे पहली लाइन हम उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताएंगे आपको, सेल से वर्क डन बताना जरा। यूजफुल वर्क डन का फॉर्मूला थर्मो के लास्ट में किया था, तो आप टपाक से बोलोगे यूजफुल वर्क डन तो डेल्टा जी था। यस, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था, तो वहां आपको पता चलेगा वर्क डन जो क्लास 12th में सेल से निकलवाएंगे, किसी भी रिएक्शन का वर्क डन निकलवाएंगे, आप एक ही फॉर्मूला दोगे, डेल्टा जी वाला, बिकॉज इट इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन। तो डेल्टा जी यहां से जब पता चला तो फिर सोचा अब तो भाई डेल्टा जी मैं ला तो रहा हूं। गिब्स ने सोचा डेफिनेशन क्या दूं, बच्चे तो पहले डेफिनेशन मांगते हैं, तो डेफिनेशन दे देता हूं। क्या जा रहा है मेरे, रट लेंगे, सॉरी, एच माइनस टी डेल्टा एस नहीं, एस इज इक्वल्स टू जी। यही दी मैंने डेफिनेशन ऊपर, जो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन में यही डाल दिया कि जी नाम का एक फैक्टर लिया है विच इज एच माइनस टी एस। बट क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है तो मैं इसका भी डेल्टा यूज करूंगी, इसका भी डेल्टा यूज करूंगी, इसका भी डेल्टा यूज करूंगी। रेदर रिवर्स पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि पहले इसको जनरेट किया, डिराइव किया, फिर गिब्स ने डिफाइन किया। बट किताबों में हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट कर रखा होता है, दैट्स व्हाई आई डिड लाइक दिस। करिए इसको नोट। यानी आज के बाद किसी भी प्रोसेस से आपको ये निकालना होगा ना, 12th में यही निकालेंगे, काम कितना हो रहा है,